नवंबर 8, 2016 रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल टीवी पर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि 86% करेंसी जो इंडिया में सर्कुलेशन में है वो कुछ ही घंटों में चलना बंद हो जाए। 500 और 1000 के नोट बंद। कोई बदलाव का टाइम नहीं दिया गया, कुछ भी स्टेप बाय स्टेप लॉन्च नहीं हुआ, बस तुरंत एक्शन हुआ। कुछ ही दिनों में बैंक के बाहर लंबी लाइनें लग गई। जो बिजनेसेस कैश पर चलते थे वो रुक गए। जो लोग डेली वेजेस पे काम करते थे उनका काम रुक गया। गांव में बिजनेस स्लो हो गए। छोटी कंपनीज जो इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को काम देती थी उनके पास पैसा आना बंद हो गया। ये कोई आम बदलाव नहीं था, ये एक 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन ये इतना खास क्यों था? ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, ये वो पल था जब इंडिया ने अपना इकोनॉमिक मॉडल बदल दिया था। नरेंद्र मोदी के नीचे ये नया मॉडल फॉर्मलाइजेशन का था, सेंट्रलाइजेशन का था, इंडियन पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल रीपोजिशनिंग पर बना था। और ऑलमोस्ट 10 साल बाद अब डिबेट ये नहीं है कि इंडिया बदला या नहीं, डिबेट ये है कि उस बदलाव ने देश को मजबूत किया या कमजोर। उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 से पहले इंडिया थोड़ा मैसी था लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2014 और 2011 के बीच जीडीपी ग्रोथ अक्सर 8% क्रॉस कर जाती थी। सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था, लोगों की खर्चा करने की शक्ति बढ़ रही थी, लोन लेना देना बढ़ रहा था, मिडिल क्लास बढ़ रही। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी। यूपीए के आखिरी टाइम में पॉलिसी पैरालिसिस था, गवर्नमेंट बैंक्स में एनपीए बढ़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, फेसियल डेफिसिट हाई था, करप्शन के स्कैंडल जिसकी वजह से इन्वेस्टर का भरोसा कम हुआ। ग्रोथ अच्छी थी लेकिन सब लोगों तक नहीं पहुंची थी। इकोनॉमी बढ़ रही थी लेकिन गवर्नेंस के सवाल उठ रहे थे। जब मोदी ने 2014 में पावर संभाली, इंडिया अराउंड 6 से 7% पर ग्रो कर रहा था, लेकिन बैंक्स पर प्रेशर था और इन्वेस्टमेंट रुक रही थी। उसके बाद जो आया वो छोटा मोटा बदलाव नहीं था, वो था एक पूरा इकोनॉमिक रीसेट। 2016 में डिमोनेटाइजेशन, 2017 में जीएसटी का आना इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ी टैक्स रिफॉर्म में से एक था। 2019 में कंपनीज के लिए टैक्स कम करना, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च करना, गवर्नमेंट कंपनीज को बेचने की कोशिश, डिजिटल पेमेंट का तेजी से बढ़ना। कागजों पर ये सब बहुत बड़ा बदलाव था। इंडिया ने फॉर्मलाइजेशन को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट पुश किया। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़े, यूपीआई पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गया। इंडिया ने खुद को चाइना के अल्टरनेटिव सप्लाई चेन के रूप में खड़ा किया। लेकिन यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। कोरोना से पहले जीडीपी 8% से गिरकर 2019-2020 तक ऑलमोस्ट 4% पर आ गई। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरी थी, लोगों के खर्चा करने की शक्ति कम हुई थी, बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, जो इंडिया की मेजॉरिटी वर्कफोर्स थी, उन्हें डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की कंप्लायंस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। बड़ी कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर को और बढ़ाया, छोटी कंपनीज को पैसों की कमी हुई और नए रूल्स की वजह से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। इकोनॉमी बिगड़ी नहीं लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया और ये बदलाव सोच समझ कर किया गया था। इंडिया एक ऐसे मॉडल से जहां लोग खर्चा करते थे, सर्विस बढ़ती थी, वहां से हटकर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने लगा जो जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा था। सेंट्रलाइजेशन बढ़ी, इकोनॉमिक डिसीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। जो भी बदलाव आएगा वो जल्दी आएगा लेकिन कम लोगों से बात कर कर आएगा। इससे काम तेजी से होता है और रिस्क भी एक जगह कलेक्ट हो जाता है। जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं बदलाव जरूरी था, इंडिया को फॉर्मलाइजेशन की जरूरत थी, डिजिटलाइजेशन ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा खर्चा करने से लॉन्ग टर्म में फायदा होगा और इंडिया को चाइना के अल्टरनेट में खड़ा करना बहुत जरूरी था। जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं ये ग्रोथ अनइक्वल हो गई है, जितने लोगों को काम मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, सारा प्रेशर छोटी कंपनीज को उठाना पड़ा, अमीर और अमीर होते गए और इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस वीक होती गई टाइम के साथ। तो बदलाव का असली मतलब क्या है? इंडिया आज कोरोना के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर रहा है, वो डिफेंस पार्टनरशिप एक्सपेंड कर रहा है और वो ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन को लीड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में कम है। नौजवानों में बेरोजगारी एक सेंसिटिव इशू है। जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या कुछ खास नहीं बढ़ी है और स्पेशली औरतों में ये चीज और भी ज्यादा खराब है। ट्रांसफॉर्मेशन रियल है, एम्बिशन रियल है और जियोपॉलिटिकल रिपोजिशनिंग भी रियल है।
सवाल ये है कि ये बदलाव लंबा चलेगा या नहीं। 2014 से पहले इंडिया को स्लो गवर्नेंस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन कंजम्पशन लीड ग्रोथ थी। 2014 के बाद इंडिया डिफाइन होता है, बोल्ड रिफॉर्म्स आते हैं, सेंट्रलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल एम्बिशन से। ये सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ जीएसटी के बारे में भी नहीं है, और ये सिर्फ टैक्स कट्स के बारे में भी नहीं है। ये इस बारे में है कि इंडिया का नया इकोनॉमिक मॉडल सबको साथ लेके चलेगा या नहीं, या ग्रोथ सिर्फ बड़ी कंपनीज तक सीमित रह जाएगी और लोगों को काम नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मोदी की स्टोरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पिवट स्टोरी है। इंडिया ने छोटे छोटे बदलाव से तेज बदलाव तक का सफर किया। हर जगह से पावर आकर एक जगह जमा हो गई। नेचुरल ग्रोथ से ये सिर्फ डायरेक्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी की तरफ आ गई, और रिजल्ट अभी भी नहीं दिख रहा है। और असली टेस्ट शॉर्ट टर्म जीडीपी नंबर्स नहीं होंगे। असली टेस्ट ये होगा 1.4 बिलियन लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं या सिर्फ न्यूज में पढ़े रहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इंडिया की इकोनॉमिक पिवट अपनी पॉपुलेशन के स्केल को हैंडल कर सकता है या नहीं।